हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। अगर सेल साइकिल अगर देखा जाए तो सेल साइकिल इज अ टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स, जिसमें अगर देखा जाए सेल साइकिल एक तरह का क्या है, सीक्वेंशियल इवेंट्स है बाय विच सेल डुप्लीकेट्स जीनोम्स and synthesize the other constituents of the cells and eventually divide into the one parent cell into the two daughter cell। वो एक parent cell two daughter cell में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल होते हैं, दीज आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये जीन के कंट्रोल में होते हैं, कितना फास्ट कितना स्लो कैसे डिवीजन होना है। द टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल्स वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल, इसका टाइम ड्यूरेशन वेरी करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है सेल साइकिल इन ईस्ट अगर देखा जाए अबाउट 90 मिनट्स की होती है और सेल साइकिल ऑन ह्यूमन बींग्स कितनी होती है, 24 आवर्स की होती है। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल के देखते हैं। फेजेस अगर देखा जाए दो फेज सेल साइकिल के होते हैं, पहला होता है इंटरफेज एंड दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं और एम फेज को माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाया है नॉर्मली अगर देखा जाए, जिसमें सभी फेजेस को दिखाया गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा इंटरफेज अगर देखा जाए सबसे बड़ा फेज होता है और एम फेज स्मॉलेस्ट फेज होता है। इंटरफेज अगर देखा जाए जो अबाउट 24 आवर्स, टोटल 24 आवर्स का 23 आवर्स जो होता है वो हमारा इंटरफेज लेता है और एम फेज क्या होता है, केवल 1 आवर्स लेता है। इसके केस में अगर देखा जाए तो इंटरफेस को भी इन्होंने कहा। अब इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। इंटरफेस अगर देखा जाए फेज बिटवीन टू द सक्सेसिव एम फेज, टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या होता है, इंटरफेस पाया जाता है। इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, मतलब नॉर्मली सेल साइकिल के टोटल ड्यूरेशन का 95% जो टाइम कंज्यूम करता है वो कौन करता है, इंटरफेस करता है। इंटरफेस में भी डिफरेंट फेज होते हैं। नॉर्मली अगर देखा G1, S एंड G2, G1 11 ईयर्स आवर्स लेता है, आवर्स मतलब घंटे लेता है, और S 8 आवर्स लेता है और G2 4 आवर्स लेता है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके बाद अगर हम देखें तो इंटरफेज जो होती है, इंटरफेज में नॉर्मली सेल प्रिपेयर होती है फॉर द सेल डिवीजन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिपरेटिव फेज। इसे प्रिपरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेज अगर देखा जाए 3 फेज में डिवाइड करते हैं, G1, S एंड G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज भी होते हैं, S को सिंथेसिस फेज भी होते हैं, G2 को गैप 2 फेज के नाम से भी जानते हैं। अब G1 में अगर देखा जाए इट इज़ अ प्रेजेंट बिटवीन M एंड S फेज। M और S फेज के फेज में बीच में कौन पाया जाता है, G1 फेज पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें होता और क्या क्या है, तो सेल मेटाबॉलिकली इसमें एक्टिव होती है और कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, साइज में इंक्रीज करती है, मतलब ग्रोथ करती है। इसके अलावा सेल में नॉर्मली देखा जाए आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी फेज में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड भी इसी फेज में होते हैं। नेक्स्ट अगर एस फेज की बात करें, एस फेज अगर देखा जाए प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड G2 फेज में होता है। इसका ड्यूरेशन तो मैंने बता ही दिया था, एस फेज का 8 आवर्स के केस में मैंने बताया था, ठीक। तो ड्यूरेशन ड्यूरिंग दिस फेज अगर देखा जाए डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होती है। इस कंडीशंस में अगर देखा जाए अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है इस फेज में इंक्रीज हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। इससे क्या होता है, बट क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर इनिशियल एस फेज है और यहाँ पर लेट एस फेज है। इनिशियल एस फेज में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था। बाद में जैसे ही हमारा डीएनए एस फेज कंप्लीट होती है तो हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए अगर देखा जाए तो डबल हो जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, मतलब 2n के 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C हो जाता है। ये किसकी वजह से, ड्यू टू द डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस की वजह से ये हुआ। नेक्स्ट अगर देखा जाए अब इसमें n क्या है, C क्या है, तो n इज इक्वल टू होता है प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और C का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो बेटा डिपेंड करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर पे डिपेंड करते हैं। मतलब कोई क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ये है तो इसमें एक ही क्रोमेटिड्स है तो ये भी एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही हमारा अगर देखा जाए सेंट्रोमेयर है। और इस तरह से मैंने तीन बना दी, डिफेक्टिव फॉर्म कंडीशन दिखा दी, तो यहाँ पर ये भी हमारा एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। इस तरह से ये भी एक ही नंबर क्रोमोसोम है, ये भी एक माना जाएगा, क्योंकि दोनों में सेंट्रोमेयर के नंबर क्या है, अभी एक ही है। अब देखा जाए अब एस फेज में एनिमल सेल में देखा जाए तो एस फेज में एनिमल में जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, जबकि सेंट्रियोल फॉर्मेशन या सेंट्रियोल डिप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। किस फेज में, एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन अगर देखा जाए इसी फेज में होता है, मतलब एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं। अब G2 फेज की बात करते हैं। G2 फेज की बात किया जाए, दिस इज अ शॉर्टर ग्रोथ फेज, ये शॉर्टर होती है कंपेयर टू, क्योंकि मैंने बताया था 4 आवर्स की कंडीशन में होती है, 4 आवर्स तो शॉर्टर होती है। इस कंडीशन में अगर मोर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस
होती है। ये लास्ट फेज होती है किसकी, इंटरफेज की। दिस आर लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज। कहाँ पाई जाती है, प्रेजेंट बिटवीन द एस फेज एंड एम फेज, दो फेज के बीच में, एस और एम के बीच में पाई जाती है। एम फेज अगर देखा जाए इसे माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दिस द पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स रिमेन सेम, क्योंकि एम फेज माइटोसिस में क्या होता है, एम फेज में माइटोसिस के दौरान जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम होते हैं। इसी वजह से इसके दूसरे नाम होता है इक्वेटोरियल डिवीजन, इक्वेटोरियल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अब एम फेज को दो फेज में डिवाइड करते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नो सेल डिवीजन नहीं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बेटा बात करते हैं, देखो जो एनिमल सेल होती हैं जो नॉर्मली माइटोसिस करती हैं वो कौन सी होती है, नॉर्मली एनिमल माइटोटिक सेल्स डिवाइड्स ओनली द सीन्स इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स होती हैं वही केवल क्या होती हैं, माइटोटिक डिवीजन करती हैं। एक्सेप्शन क्या है बेटा, जो मेल हनी बी होता है, जो हैप्लॉयड एग होता है मेल हनी बी का, वो हैप्लॉयड एग माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ड्रोन का फॉर्मेशन, मतलब सॉरी फीमेल हनी बी का जो एग होता है वो फीमेल हनी बी का एग मेल हनी बी का फॉर्मेशन करता है बाय द माइटोटिक डिवीजन, बाय द माइटोटिक डिवीजन। अब इसके अलावा अगर देखा जाए प्लांट्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। प्लांट जबकि दोनों सेल्स में, चाहे हैप्लॉयड सेल हो चाहे डिप्लॉयड सेल्स हो, दोनों सेल के केस में माइटोटिक डिवीजन शो करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने डिवाइड किया था एम फेज को दो फेज में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर, डिवीजन है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी 4 स्टेजेस, पहली होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में अगर देखा जाए इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती है। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज। तो इन कंडीशन अगर देखा जाए, अब प्रोफेज से पहली हम फेज बात करते हैं एम फेज की। प्रोफेज अगर देखा फर्स्ट माइटोटिक फेज होती है, इसमें अगर देखा जाए किसके बाद आती है, जो जस्ट आफ्टर इंटरफेज आती है, जो फॉलो करती है इंटरफेज को। अब देखो कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज अगर देखा जाए मार्क्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फॉलोइंग फीचर जिनके द्वारा हम कंप्लीशन की बात करते हैं। नॉर्मली देखा जाए इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल जो मटेरियल होता है वो क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा अगर देखा सेंट्रोसोम, सेंट्रोजोसोम होता है वो बीइंग्स टू मूव टू अपोजिट पोल। जो सेंट्रोसोम डिवाइड हुआ था वो हमारा अपोजिट पोल पर मूव करने लगता है। इसके अलावा ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एस्टर्स। बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, एस्टर्स। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर इसे नॉर्मली पेंसिल से दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप एस्टर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर इन केस ऑफ लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में सेल ऑर्गेनेल जितने होते हैं, या नॉर्मली अगर देखा जाए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनकेस अगर देखा जाए प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं लेट प्रोफेज में। ये दो फेज दिखाया है। अर्ली प्रोफेज देखो स्मॉल कंडेंसेशन है, ये हाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दिखाया गया। लेट प्रोफेज दिखाया गया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट दिखाई दे रही है। अब बेटा बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में देखा जाए क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है इस पर क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम मेटाफेज प्लेट से भी नाम जानते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मली अगर देखा जाए तो सेंट्रोसोम सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमेयर पाया जाता है, और सेंट्रोमेयर के ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन का बना, जिसे काइनेटोकोर के नाम से जानते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। अब तुरंत आ जाती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर से नॉर्मली अगर देखा जाए, सेंट्रोमेयर जो नॉर्मली पाया जाता है सेंटर के केस में, तो सेंट्रोमेयर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है ऑफ द क्रोमेटिड्स एंड जिसकी क्रोमोसोम, जिसकी वजह से एंड क्रोमेटिड सेपरेट ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। जब हमारा नॉर्मली अगर देखा जाए सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएगा, इसकी वजह से स्प्लिटिंग हुई तो हमारा जो स्पिंडल फाइबर ये जो थे, ये स्पिंडल फाइबर में शॉर्टनिंग होती है। शॉर्टनिंग की वजह से सेंट्रोमेयर से जो हमारे नॉर्मली आपस में अटैच सिस्टर क्रोमेटिड थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये सभी कंडीशंस में देखने को आगे मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसके बाद क्या होता है, तुरंत क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो हमारे मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल पर, और जैसे ही क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पर मूव करने लगेंगे, नाउ सेपरेटेड जो क्रोमेटिड्स होंगे, अलग क्रोमेटिड्स उनको एक क्रोमोसोम गिनेंगे, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड
क्रोमोसोम। अब इस मूवमेंट के समय डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी शेप। वी शेप में कौन आता है? मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है। मेटासेंट्रिक मतलब जैसे क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ क्रोमेटिड्स नाम बराबर होती है, उन्हें मेटासेंट्रिक बोलते हैं। उनमें कैसा शेप दिखाई देगा? वी शेप दिखाई देता है। एस शेप क्रोमोसोम के केस में देखा जाए, सब मेटासेंट्रिक मतलब एक आर्म काफ़ी बड़ी होगी और एक आर्म छोटी होगी। इस कंडीशन में हमारा जो क्रोमोसोम मूव करेगा तो कुछ हमारा एल शेप में ऐसे दिखाई देता है। फिर हमारा आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म काफ़ी बहुत शॉर्ट होती है और एक आर्म बड़ी होती है। इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जे शेप कुछ स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा आता है टीलोसेंट्रिक, जो क्रोमोसोम नॉर्मली एक सिस्टर क्रोमेटिड से सेंट्रोमेयर अटैच होता है। इसमें आई शेप क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो 4 शेप क्रोमोसोम डिफरेंट फेज में डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, वी शेप, एल शेप, जे शेप एंड आई शेप। अब बात करते हैं टीलोफेज के केस में। टीलोफेज में अगर देखा जाए, क्रोमोसोम जो होते हैं क्लस्टर्ड एट द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पर क्या हो जाते हैं? क्लस्टर्ड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और स्टार्ट डीकंडेंसेशन, मतलब ये खुलना स्टार्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं? रीअपेयर हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल फिर भी रीअपेयर हो जाते हैं और सेल फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सेल फरो बनने लगती थी, ज़्यादा सेल फरो, ये यहाँ पर टिप हुई, यहाँ पर सेल फरो का फॉर्मेशन हो गया। कह सकते हैं एक तरह से टीलोपोस्ट फेज अगर देखा जाए, जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए कैसे होती है? प्रोफेज के होती है। अब जस्ट टीलोफेज के बाद हमारा क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में अगर देखा जाए, साइटोकाइनेसिस के केस में जो सेल होता है सेल फरो, वो ग्रेजुअली डीप होने लगती है और डीप होते होते एक दूसरे से सेंटर में आकर के ज्वाइंट हो जाती है और यहाँ पर सेंटर में आकर के ये डीप होकर के आपस में ज्वाइंट हो जाएगी और ज्वाइंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो जाएगा और एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। ये तो होता है फरो फॉर्मेशन इन एनिमल्स। बट अगर प्लांट सेल में सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना है तो वहाँ पर सेंटर में क्या बनता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है और इस सेल प्लेट जो फॉर्मेशन हो रही है, सेल प्लेट हमारी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ग्रोथ करती है और ग्रोथ करते करते हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पेरीफेरी की, उससे अटैच होकर के एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट अब अगर देखें हमारा नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की अगर बात करें, ये किसके? इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। लगातार मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं, तभी तो ग्रोथ होती है। इसलिए किसी भी एनिमल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस जरूरी है। माइटोसिस के अलावा मेंटेन क्या करता है? प्रॉपर सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो। जैसे जैसे क्या होता है, कोई सेल साइज में इंक्रीज करते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता जाता है। तो सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो मेंटेन करने के लिए सेल क्या कर लेती है? फिर से माइटोसिस करके डिवीजन कर लेती है और माइटोसिस की वजह से फिर से सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा ये नॉर्मली अगर देखा जाए हेल्प इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन सोमैटिक सेल्स। दूसरा अगर देखा जाए, ये सभी क्रोमोसोम जितने हमारी सेल्स होती हैं उन सेल में लगातार इक्वाटोरियल डिवीजन करके मेंटेन करता है इक्वल डिवीजन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन। नॉर्मली अगर बॉडी में कोई रिपेयर और रीजनरेशन प्रोसेस होती है तो वहाँ पर रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स आने के लिए माइटोटिक डिवीजन होता है। इसके अलावा इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन? तो यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।